नमस्कार दोस्तों, उत्थान क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम में मैं अक्षय कालन गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अभी की खबर ये है कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया है और आपने बहुत सारे लोगों ने प्रीलिम का रिजल्ट मिला भी लिया होगा। तो मेरे तरफ से खुशखबरी ये है कि आप किसी भी तरह का सपोर्ट चाहते हैं आंसरिंग वगैरह के लिए तो आप फ़ोन कर सकते हैं और आकर मुझसे मिल करके भी बातें कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि अगर आपको दर्शन शास्त्र, निबंध, पेपर 7 और इकोनॉमिक्स हो गया, इसके अलावा इतिहास, संविधान, लोक प्रशासन, ऐसे कोई सा भी विषय मुझसे पढ़ना हो तो मुझसे आकर पर्सनली मिल करके संपर्क कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और अगर आंसर राइटिंग में अगर मुश्किल आ रही हो तो आपको तो आकर के मुझसे मिलना ही चाहिए, क्योंकि आंसरिंग का पूरा खेल है। अगर आपका प्रीलिम्स निकल रहा है, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, किसी भी मीडियम से हो, आपको आकर मुझसे मिलना चाहिए आंसरिंग को लेकर के, ताकि आपको इतना कुछ समझ में आ जाए कि आप फटाक से आंसरिंग आपको सीखना आ जाए, आपको बनाना आ जाए आंसरिंग और आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है। इसके अलावा दर्शन शास्त्र की पर्टिकुलर क्लास की हमेशा डिमांड रहती है, तो मैंने क्या किया है 10 तारीख और 14 तारीख 10 और 14 मार्च को शाम 4 बजे, ठीक है, शाम 4 बजे से दर्शन शास्त्र की क्लास शुरू हो रही है। एकदम नई क्लास होगी, ठीक है, जिसको हम लोग कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 20 से लेकर 22 दिन में कंप्लीट हो जाती है वो क्लास। तो 20 से 22 दिन में आप दर्शन शास्त्र की क्लास कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, मुझसे संपर्क करना है। मेरा नंबर आपको ध्यान में होगा ही, ठीक है, मैं एक बार और दे देता हूँ 9827287691, इस पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में अगर आप नए हैं तो इससे पहले भी 4-5 वीडियो और भी संविधान के बन चुके हैं, तो पहले जा करके उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को शुरू कीजिएगा। तो सबसे पहले हम संविधान सभा के प्रीवियस बातों पर चर्चा करें बिना सीधे हम आते हैं संविधान सभा की कार्यवाहियों पर। तो संविधान सभा कैसे कार्य करती, तो संविधान सभा के जितने सदस्य थे उनके क्या कर दिया गया था, पहले दिन तो नहीं कहना चाहिए, लगभग जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव के बाद ये प्रक्रिया पूर्ण हुई थी। तो कुछ दिनों बाद ही क्या कर दिया गया था, संविधान सभा के कार्यों को करने के लिए जितने सदस्य थे उनके विभिन्न ग्रुपिंग्स बना दिए गए थे, विभिन्न समूह बना दिए गए थे, जिन्हें क्या कहा जाता है, समितियां कहा जाता है। ठीक है। इसलिए आज हम जो देखने वाले हैं वो है संविधान सभा की समितियां। तो पहले समझना कि समिति होती क्या है, इसको पहले दिमाग लगाना। तो देखो, समिति का मतलब है ऐसे समूह जो क्या करें, किसी पर्टिकुलर उद्देश्य, किसी पूर्व निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाई जाती है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और विभिन्न प्रकार के सदस्य होते हैं, और आवश्यकता अनुसार क्या किया जा सकता है, उसमें सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है, उसमें उपाध्यक्ष भी बनाए जा सकते हैं। तो भारतीय संविधान सभा ने भी क्या किया, इस तकनीक को अपनाया और समिति व्यवस्था के माध्यम से, कमेटी सिस्टम के माध्यम से पूरे संविधान की संरचना को निर्मित किया। ठीक है। तो अब हम देखते हैं संविधान की समितियों को, संविधान सभा की समितियों को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा जाता है इसको। एक को कहा जाता है मुख्य समितियां, ठीक है, मुख्य समितियां, और दूसरे को कहा जाता है अन्य समितियां। इसकी संख्या कितनी थी, मुख्य समितियों की संख्या कितनी थी, तो इसकी संख्या थी टोटल 8, और अन्य समितियां, इसकी तो कोई संख्या निर्धारित नहीं है, किंतु मैं एम लक्ष्मीकांत के हिसाब से चल रहा हूं। तो एम लक्ष्मीकांत सर ने क्या किया, 13 समितियों की, अन्य समितियों की उन्होंने चर्चा करी है। तो इन 13 समितियों को मैं यहाँ पर आपको दिखा दूंगा, ठीक है, आपको बता दूंगा। हालांकि अन्य समितियों से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, लेकिन जिस तरीके से CGPSC का रुख दिखाई देता है, मैं कुछ चीज़ छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ, आपको जितना अच्छे से हो सके ये चीज़ें याद हो सके, इसके लिए मैं आ जाता हूँ। ठीक है। तो देखते हैं हम लोग मुख्य समितियाँ, या इसी को ही पुस्तकों में बड़ी समितियाँ भी लिख सकता है। तो बड़ी समितियाँ हम देखें, इसमें सबसे पहला जो समिति है वो है संघ समिति, और दूसरा भी मैं ले रहा हूँ वो है संघीय समिति, और दूसरा है संघीय समिति। तो ये दोनों को हम लोग देखें, संघ समिति क्या है और संघीय समिति क्या है, 2 नाम है। इसके अलावा एक और हम ले लेते हैं, राज्यों के लिए जो समिति बनी थी उसको भी हम ले लेते हैं। तो देखो, राज्यों के लिए समिति, ये 3 तरह की समितियां। इन तीनों के ही अध्यक्ष कौन थे, मुख्य नेता कौन थे, तो यहाँ पर थे JL नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, प्रधानमंत्री हमारे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने इन तीनों समितियों की अध्यक्षता करी थी। क्या थी, तीनों का नाम बता दूं मैं। संघ समिति का मतलब है कि भारत एक संघ बनेगा और संघ होने के नाते उसको क्या शक्तियां प्राप्त होंगी और क्या शक्तियां प्राप्त नहीं होंगी, जिसमें संघीय सूची, राज्य सूची, असमवर्ती सूची और इसके अलावा
जो अवशिष्ट शक्तियां, इन सब पर विचार करने के लिए जो संघ को प्रदान की जाने वाली शक्तियां हैं, उस पर जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। महत्वपूर्ण बात है, ध्यान में रखना, संघ समिति इंपॉर्टेंट समिति थी, क्योंकि भारत क्या है, भारत को भले कहा जाता है कि संघीय व्यवस्था पर आधारित देश है, किंतु भारत संघीय व्यवस्था पर आधारित देश नहीं था। संघात्मक के अलावा कैसा आपने अपनाया? संघीय समिति ने एकात्मक व्यवस्था को भी अपनाया। तो संघीय समिति के तहत क्या होगा? एकात्मक व्यवस्था को भी लेकर के चला गया था, ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पर जो संघ की विशेषताएं हैं उससे संबंधित जो समिति बनी उसको क्या कहा गया? उसको संघीय समिति कहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एकात्मक शक्तियां, ठीक है, एकात्मक शक्तियां जिस समिति को नहीं प्रदान की गई, या मैं ऐसे बोलूं तो उल्टा हो जाएगा, ऐसा बोलना ज्यादा ठीक होगा कि संघात्मक समिति जो बनी थी वो संघ की संघीय शक्ति पर विचार कर रही थी, ना कि एकात्मक शक्ति पर। तो एकात्मक शक्ति पर विचार ना करते हुए संघीय समिति पर विचार करने के लिए जो समिति बनी उसका नाम क्या कहा गया? उसका नाम रखा गया संघीय समिति। ध्यान में रखना, संघीय क्या होता है मैं थोड़ा उसको बता दूं, और एकात्मकता क्या होती है थोड़ा बता दूं तो आपको दिमाग में रहेगा। हालांकि इसमें डिटेल चर्चा है, आगे की क्लास में मैं आऊँगा, क्योंकि संघीय सिस्टम से क्वेश्चन बना रहे हैं, सीजीपीएससी प्री में भी बनाया है और मेंस में भी बनाया हुआ है। तो समझना कि संघीय शक्ति क्या होती है, ठीक है। जब संघ क्या करे? संविधान के अनुसार चलता हो। संविधान के अनुसार कैसे चलेगा? राज्यों को साथ लेकर के चलता हो, ठीक बात है। जब संघ कोई नियम बना रहा है तो राज्यों को साथ लेकर के चल रहा है। एक साथ 26, हमारे टोटल राज्य कितने? 28 राज्य हैं और एक केंद्र है, और सबको एक साथ मिला करके चल रहा है। संविधान में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार चल रहा है, ठीक है। जहां पर राज्य क्या कर रहे हैं? एक समूह की भांति काम कर रहे हैं एक नेता के नेतृत्व में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? संघीय, ठीक है, उसको हम बोलेंगे संघीय विशेषता। किसकी? संविधान की और सरकार की संघीय व्यवस्था। हालांकि संविधान की संघीय व्यवस्था कहना थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन बोला जा सकता है, लेकिन फिर भी संघीय की जगह में ऐसा कहें संघीय सरकार तो ज्यादा अच्छा है। केंद्र सरकार को कहा जाता है संघीय सरकार। उसको क्या शक्तियां प्राप्त होनी चाहिए वो संघीय समिति डिसाइड कर रही थी, जिसके नेता कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ध्यान में रहेगा ये। इसका मतलब यहाँ पर संघीय शब्द आपको समझ में आया होगा। अब मैं आता हूँ एकात्मक क्या है। तो संघ का ही क्या चले? पूरा का पूरा सर्वे सर्वा वहां पर नियंत्रण चले पूरे के पूरे राज्यों के ऊपर। राज्यों की भूमिका वहां पर कम कर दी जाए, या राज्यों की भूमिका को समाप्त भी कर दिया जाए। समझ रहे हो बात को? उदाहरण के लिए क्या हो गया? उदाहरण के लिए एक उदाहरण ले लो। कौन सा उदाहरण? तो हम देते हैं इसको उदाहरण इमरजेंसी का। मान लो सरकार ने क्या कर दिया? इमरजेंसी लगा दिया। सरकार ने मान लो इमरजेंसी लगा दिया। इमरजेंसी लगाएंगे तो राज्यों के अधिकार तो समाप्त हो जाने हैं। सब कुछ किसके हिसाब से चलेगा? केंद्र सरकार के हिसाब से चलेगा। जब सब कुछ केंद्र सरकार के हिसाब से चलेगा तो एकात्मक व्यवस्था पूरे देश में लागू हो जाएगी, यानी कि राष्ट्रपति के हिसाब से ही सब कुछ चलने लग जाएगा। उसको बोलते हैं एकात्मक शक्तियां। तो भारतीय संविधान में दोनों निहित है, लेकिन एकात्मक शक्ति कब आती है? परिस्थितिवश आती है। जबकि संघीय समिति, संघीय जो शक्तियां क्या होती है? सामान्य समय में भी संचालित हो रही होती है। क्लियर आया ये? ठीक है। तो इतना संघीय समिति और संघ समिति दोनों समझाया। यहाँ पर है राज्यों के लिए समिति। इसको समझना, राज्यों के लिए समिति। तो राज्यों के लिए समिति कहा, इसका मतलब ये मत समझना कि यहाँ पर जो विभिन्न प्रांतों के विलीनीकरण या रियासतों के विलीनीकरण संबंधी जो सरदार पटेल को भूमिका मिली थी वो वाली समिति, ना भैया, ऐसा कोई समिति नहीं। यहाँ पर राज्यों के लिए समिति का मतलब है कि जब भी संघ को शक्तियां प्रदान की जाएंगी, राज्यों के संबंध में तो विचार करेंगे ना कि राज्यों को क्या मिलना चाहिए और क्या नहीं मिलना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू में विचार कर रहे हैं किस पर? कि संघ पर विचार करें। भैया संघ को मान लो शिक्षा के क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार होना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में उसको काम करना ही करना चाहिए। ठीक बात है। अब राज्यों ने कहा कि भाई हमारे यहाँ अलग अलग मातृभाषाएं हैं, सब राज्यों के पास अपनी अपनी मातृभाषाएं, किसी के पास तो 3-4 हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? तो शिक्षा का अधिकार हमको भी दो कि शिक्षा वाले क्षेत्रों पर। तो समवर्ती छूती में क्या कर दिया गया? शिक्षा जैसे विषय को डाल दिया गया। समझ पाए बात को? ठीक है। इसलिए यहाँ पर कहा राज्यों के लिए समिति। ठीक, ध्यान में रहेगा। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को तीनों जगह की समितियों का अध्यक्ष चुना गया, क्योंकि वो क्या कर सकते थे? केंद्र की भूमिका को बहुत अधिभावी तरीके से समझ सकते थे। और भारतीय संविधान में तो आप जानते हो हमेशा केंद्र की भूमिका अधिभावी रही है। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसमें समिति में अध्यक्ष रखा गया, बहुत योग्य व्यक्ति को इसमें रखा गया। क्लियर बात है? तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। हालांकि एम लक्ष्मीकांत सर को इन तीनों को एक जगह पर देना चाहिए था, लेकिन लक्ष्मीकांत की बुक देखोगे तो अलग अलग जगह पर है। तो आप क्या करना, इसको थोड़ा सा एक जगह पर बना लेना ताकि आपको ध्यान में रहे ना, किसी तरह का कन्फ्यूजन मत हो। ठीक है, तो ये था। इसके बाद एक और समिति आती है हम लोग प्रांतीय समिति। यहीं पर कन्फ्यूजन होता है कई लोग को। देखो यहाँ पर
प्रांतीय समिति, इसको समझना क्या है। प्रांतीय समिति का अध्यक्ष थे कौन? सरदार पटेल थे। ठीक है, सरदार पटेल था। प्रांतीय समिति और राज्यों के लिए समिति में अंतर, तो प्रांतीय समिति भाई उस टाइम पे कितने प्रांत थे भारत में? टोटल भारत में विभाजन के बाद कितने हो गए थे? तो चूंकि क्या था यहाँ पर उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जो है वो पाकिस्तान में चला गया था। ठीक है, इसके अलावा बलूचिस्तान भी चला गया था, तो 2 क्षेत्र हमारे यहाँ से चले गए थे, बाकी तो विभाजन के कारण कट कट कर बना हुआ था, तो 2 वहाँ पर चले गए, इसलिए हमारे पास कितने हुए? पहले 11 थे, लगभग 9 थे। ठीक है, हालांकि बाद में एक 10 भी बना असम को अलग करके, तो यहाँ पर लगभग कहा 9 या 10 के आसपास हमारे पास प्रांत उस टाइम पे निर्मित हो चुके थे। प्रीवियस वीडियो में देखना अगर नहीं देखे होगे तो देखो ये जो प्रीवियस बोलता हूँ सॉरी, ये जो प्रांतीय समिति है इसमें क्या काम होता था सरदार पटेल को, इसको समझना। ठीक है, तो देखो प्रांतों की अलग समस्याएं थी ना, प्रांतों की अपनी अलग क्या समस्याएं थी। जब भारत आज़ाद हुआ तो विभिन्न प्रकार के जो प्रांत थे उनमें क्या थे, अलग अलग राजनीतिक पार्टियां भी काम कर रही थी, समझ रहे हैं ना। जैसे पंजाब में यूनिस्ट पार्टी है, किसान पार्टी का उसमें काम कर रही थी, तो पंजाब के साथ जब बात करोगे तो वो भी अलग से राज्य की मांग के लिए कई बार क्या होता था, अतिवादी ग्रुप्स का समर्थन करते थे, समझ रहे हो बात को। जैसे अभी भी सिखिस्तान वालों ग्रुप का कुछ ग्रुप जो है आज भी मानते हैं कि सिखों को क्या मिलना चाहिए, एक सिखिस्तान मिलना चाहिए, समझ रहे हो बात को। तो होता क्या है, आंदोलन होता है अंदर तरफ से, कुछ ना कुछ ऐसे अतिवादी तत्व हमेशा सिर उठाते रहते हैं, तो ये चीज़ें होने लग जाती है। इसलिए प्रांतीय स्तर पर ऐसे मामले जहां अतिवाद बढ़ सकता है वहां पर सरदार पटेल को भूमिका दी गई, क्योंकि उन्हीं को क्या किया गया था, रियासतों के विलीनीकरण संबंधी जिम्मेदारियां भी मिली थी, चूंकि गृह मंत्री थे। इसलिए क्या किया गया, उनको प्रांतीय समिति भी प्रदान किया गया ताकि रियासतों के साथ साथ क्या करें, वो प्रांतों को भी देख सकें। इस टाइम में एक बात इंटरेस्टिंग है, अगर आपने पढ़ा हो, कभी देखा हो, या सरदार पटेल पर मूवी बनी है, आप चाहो तो देख सकते हो, तो उसमें क्या है, हैदराबाद राज्य की स्टोरी आती है। हैदराबाद राज्य की स्टोरी आप जाकर के देखो, आपको समझ में आएगा। तो हैदराबाद राज्य क्या, तो खुद एक प्रांत था, उस संबंधी जो भी मामले संभालने थे सरदार पटेल ने उसको संभाला, समझ रहे हो बात को। ठीक है, तो ये कौन सी समिति है, प्रांतीय समिति। ठीक, क्लियर। इसके बाद मैं अगला समिति में आ जाता हूं, वो है सलाहकार समिति। ठीक है, सलाहकार समिति। अब यहाँ पर सलाहकार समिति में भी कौन थे अध्यक्ष, सलाहकार समिति में भी सरदार पटेल अध्यक्ष थे। किन किन चीज़ों में सलाह उनको मांगने की जरूरत पड़ी थी, फंडामेंटल राइट्स पर, अल्पसंख्यक वर्गों पर, ठीक है, इन पर उनको जरूरत पड़ी थी। इसके अलावा जनजातीय वर्गों पर, ठीक है, जनजातीय वर्गों पर, इनके संबंध में उनको सलाहकार समितियां निर्मित करनी पड़ी थी, जिनमें से एक बहिष्कृत क्षेत्रों को भी इसमें लिया जाता था। तो मैं यहाँ पर ये भी ले लेता हूँ। तो देखो क्या था मामला, समझना। सलाहकारी समिति, देखो फंडामेंटल राइट्स के बहुत बड़े समर्थक थे कौन, तो हमारे यहाँ के सबसे बड़े नेता उस टाइम के, कहना चाहिए कि सबसे जन स्वीकार नेता महात्मा गांधी के बाद सरदार पटेल। तो सरदार पटेल ने इसको स्वीकार किया कि फंडामेंटल राइट्स का जो है मामला बड़ा टेढ़ा है, इसलिए क्या करें, इस पर एक अलग से सलाहकार समिति निर्मित करें और उसका अध्यक्ष बना दिया जाए, क्योंकि फंडामेंटल राइट जैसी बारीक चीज पर विचार करना बड़ा कठिन काम था। ठीक है, चूंकि डॉक्टर अंबेडकर को प्रारूप समिति का पहले ही अध्यक्ष बना दिया गया था, तो उनको तो जिम्मेदारी ये नहीं दी जा सकती थी। ठीक है, क्योंकि उनके पास उतना काम था, वो सबसे बड़ा काम उन्हीं का ही था। इसलिए क्या किया गया, फंडामेंटल राइट संबंधी कमेटी को उनको दिया गया। एक काम करना, आप जा करके जो राज्यसभा टीवी है ना, वहाँ पर जा करके देखना, राज्यसभा टीवी, आपको समझ में आएगा कि वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स पर जब चर्चा होती है तो सरदार पटेल की भूमिका कितनी कमाल की है। ठीक है, ये दूसरा अल्पसंख्यक वर्गों को लेकर के, अल्पसंख्यक वर्गों को लेकर के जो भूमिका थी सरदार पटेल को ही मिली थी कि अल्पसंख्यक वर्गों को क्या क्या दिया जाना चाहिए। बहुत सुंदर तरीके से इसमें कुछ डिस्कशन है, तो आप देखिएगा। इसके अलावा जनजातीय वर्गों और बहिष्कृत क्षेत्रों को, जनजातीय वर्ग तो आप समझिएगा, उस टाइम पे जितनी जनजातियाँ अंग्रेजों ने क्या की थी, सूचीबद्ध की थी। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो रियासतें भारत में मिलती जा रही थी या भारतीय संघ में मिलती जा रही थी, परिणाम स्वरूप जनजातियों की बड़ी संख्या भारत में मिल रही थी, तो उनके संबंध में समस्याएं बहुत तरह की उत्पन्न हो रही थी और उनको भारत में बनाए रखना आवश्यक हुआ था। इसलिए जनजातीय वर्गों को भी उनकी जिम्मेदारी दी गई। और यही नहीं, बहिष्कृत क्षेत्रों, ये थोड़ा समझना कि ये क्या मामला है, इसको थोड़ा सा ऊटपटांग टाइप लगता है। बहिष्कृत क्षेत्र क्या कहलाएंगे, ऐसे क्षेत्र जिनको अंग्रेजों ने क्या कर रखा है,
अंग्रेजों ने जिनको घोषित कर रखा था बहिष्कृत क्षेत्र। अब ये क्या था, थोड़ा समझना, बहिष्कृत मतलब क्या। बहिष्कृत मतलब क्या है, उपेक्षित क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जिन क्षेत्रों पर वो विकास कार्य नहीं करना चाहते थे। कौन कौन से क्षेत्र इसमें आते हैं, तो भारत के जितने द्वीपीय क्षेत्र थे, द्वीपीय मतलब जैसे लक्षद्वीप के आसपास के जितने छोटे छोटे द्वीप हैं, या फिर मैं कहूँ अंडमान क्षेत्र के जो छोटे छोटे द्वीप हैं, इसके अलावा भारत के जो बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में जो छोटे छोटे द्वीप कुछ पाए जाते हैं, इन सब छोटे द्वीपों को बहिष्कृत क्षेत्र कहा गया। इसके अलावा जो दूरवर्ती क्षेत्र जहाँ पर जनजातीय जनसंख्या निवास करती है या वनों में निवास करती है, उनके संबंध में भी सरदार पटेल को एडवाइजरी जारी करने, सलाह वाली काम करने का इसमें अधिकार दिया गया था। और मैं तो समझता हूँ कि अगर सरदार पटेल ना होते तो बहिष्कृत क्षेत्रों का क्या होता, क्योंकि उस टाइम पे बहिष्कृत क्षेत्रों के संबंध में सोचने के लिए के.टी. शाह और एक और कोई व्यक्ति थे, एक और संविधान निर्माता थे हमारे, वही दोनों को भूमिका थी, और वो बहुत ज़्यादा प्रभावी भूमिका उस संबंध में नहीं रखते थे जितनी कि सरदार पटेल की इसमें भूमिका थी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, ये चाहिए। यहाँ पर 5वीं समिति हो गई। इसके बाद हम अगली समिति पे आते हैं, 6वीं समिति, ये है प्रारूप समिति। अब ये तो सबको पता होता है प्रारूप समिति में कौन थे, तो प्रारूप समिति में थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो हम लोग जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता, कितने महान तरीके से उन्होंने भारतीय संविधान को लिखा है। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति, खाका समिति, ठीक है, या इसी को ही बोलते हैं ढांचा समिति, ठीक है, या इसी को ही बोलते हैं सैंपल कमेटी। ठीक है, बहुत सारे इसके नाम है, लेकिन एक्चुअल में नाम क्या है, प्रारूप समिति, कि कैसा भारतीय संविधान का स्ट्रक्चर होगा, कैसे भारतीय संविधान की संरचना और बनावट होगी, इसको निर्धारित करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया था। इस कमेटी पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे, तो इसमें मैं डिटेल से नहीं जा रहा हूँ। जब मैं डिटेल से इस कमेटी पर चर्चा करूँगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पूरी कमेटी पर भी मैं चर्चा करूँगा। ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण है ये विषय। इसके बाद हम आ जाते हैं 2 समितियाँ अजीब सी, मौलिक अधिकार की उप समिति। यहाँ पर मैं एक आ रहा हूँ, मौलिक अधिकार की उप समिति, मौलिक अधिकार उप समिति। अब ये उप समिति बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई, तो देखो इसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी, इसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। समझना ये वाला क्या समिति था, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों की घोषणा कहाँ पर हुई थी, बिल ऑफ राइट्स से हुई थी, अमेरिकी सरकार द्वारा बिल ऑफ राइट्स से। बाद में क्या हुआ था, यूनाइटेड नेशन ने भी मौलिक अधिकार के तहत बाद में सोचा कि हम क्या करते हैं, मानवाधिकार सबको प्रदान किए, और फिर प्रदान किया गया था। भारतीय संविधान में भी क्या कर दिया गया था, मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया। लेकिन मौलिक अधिकारों का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दिखाई देता था, उससे बिल्कुल अलग स्वरूप भारतीय संविधान का दिखाई, मतलब भारतीय राज व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में दिखाई देता था। ऐसा क्यों होता था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ना तो जाति व्यवस्था थी, और ना ही कहना चाहिए कि बहु धार्मिक समाज होता था वहाँ पर। ठीक है, लेकिन भारत ऐसा देश है जहाँ पर बहुधार्मिक समाज और जनजाति जाति व्यवस्था है। परिणाम स्वरूप क्या होता था कि मौलिक अधिकार को देने संबंधी बड़े अलग तरह की चुनौतियाँ आती थीं, क्योंकि देखो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आगे मैं पढ़ाऊँगा, तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में इतना ज़्यादा बहसबाजी हुई है, बहुत ज़्यादा बहसबाजी हुई है, समझ रहे हो। तो जो धार्मिक स्वतंत्रता वाला है, तो धर्म का मुद्दा जहाँ पर आया वहाँ पर विवाद बहुत होंगे, इसलिए धर्म पर गहराई से चर्चा करने के लिए मौलिक अधिकार की एक उप समिति बनाई गई, जिसमें इनको रखा गया। हालांकि इसमें देखा जाए तो उप अधिकार की समिति बनी है, इसमें अनुच्छेद 32 में ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर के कारण ये मौलिक अधिकार वाला ये जो पार्ट वो बढ़ पाया, मतलब बन पाया, अनुच्छेद 32 वाला, है ना, वही जो क्या बोलते हैं इसको, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, वहाँ पर इन्हीं के कारण बन पाया। लेकिन अगर कहेंगे तो उप समिति में इनका भी योगदान था, जे.बी. कृपलानी का, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के कारण वो बन पाया बड़ा मुश्किल से। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, उप समिति यहाँ पर। इसके बाद वाली जो समिति है वो हम देखें, इसके बाद वाली समिति अल्पसंख्यक उप समिति है, अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति, क्योंकि देखो अल्पसंख्यकों संबंधी एक समिति यहाँ पर बन ही चुकी है, तो अल्पसंख्यकों की एक उप समिति बनाई गई, और इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था, इसके अध्यक्ष बनाया गया था H.C. मुखर्जी को। अभी ये नाम आपको याद आ रहा होगा, इस संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी थे, और H.C. मुखर्जी को अल्पसंख्यक मामले को देखने के लिए कहा गया था। भारत में 6 लोगों को अल्पसंख्यक माना जाता है, 6 समुदायों को। कौन कौन से होते हैं, इसमें से सिख आते हैं, इसमें जैन आते हैं, इसमें बौद्ध आते हैं, इसमें पारसी आते हैं और ईसाई आते
पढ़ते हैं। ठीक, इस तरीके से टोटल 6 समुदायों को, अल्पसंख्यकों को मामला देखने के लिए एस.सी. मुखर्जी को रखा गया। 2 समितियां और इसमें बची, इनको हम अच्छा नहीं, पहले छोड़े गए जनजातीय क्षेत्र, इनको हम ले लेते हैं। छोड़े गए जनजातीय क्षेत्रों के लिए भी समिति बनी थी, छोड़े गए जनजातीय क्षेत्रों के लिए समिति। तो छोड़े गए जनजातीय क्षेत्रों के लिए समिति बनाया गया था किसको, तो यहाँ पर ठक्कर थे, A.V. ठक्कर है ना, A.V. ठक्कर, इनको बनाया गया था। ये छोड़े गए जनजातीय क्षेत्र किनको कहेंगे हम लोग, ऐसे जनजातीय क्षेत्र, विश्वास नहीं करोगे, भारत में उस समय ऐसी जनजातीय क्षेत्र थे जो बिल्कुल लिस्ट में नहीं थे अंग्रेजों की किसी लिस्ट में, और ना ही भारत सरकार की किसी लिस्ट में थे, ना राज्य सरकारों के पास था, इतनी लिस्टिंग नहीं थी। लेकिन होता क्या था, वो एक परंपरागत जीवन अपना निर्वाह करती थी जनजातियाँ, उनके संबंध में भी अलग से विचार करना आवश्यक हो गया था, क्योंकि वो क्या थी, भारत की मूल जनजातियाँ, या कहें कि मूल निवासी हैं। बाकी लोग तो कहना चाहिए आर्य बाहर से आए हैं ना, ये सब चीज़ें बाहर से हुई, लेकिन वो मूल लोग थे, उनके लिए एक संबंध में एक समिति बनी गई, छोड़े गए जनजातीय समिति। ठीक है, इसके बाद 2 समिति आ जाए, प्रक्रिया समिति और संचालन समिति। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ प्रक्रिया समिति और एक है संचालन समिति। तो प्रक्रिया और संचालन जो जानते हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका नाम इसमें आता है, राजेंद्र प्रसाद। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और प्रक्रिया, संविधान सभा की प्रक्रिया कैसी होगी और उसका संचालन हम किस प्रकार करेंगे, समझ रहे हो। अब ये चीज़ें कौन डिसाइड करेगा, अध्यक्ष ही कर सकता है, इसलिए उनको क्या किया गया, प्रक्रिया और संचालन समिति का अध्यक्ष बनाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। एक लास्ट कमेटी और बची है, तो राज्यों के लिए जो समिति बची, अच्छा ये हम चर्चा कर चुके, पहले मैंने इसको लिस्टिंग में ले लिया है। ठीक है, तो ये थी क्या थी, मुख्य समितियां। इसके अध्यक्ष कम से कम आपको, जिनमें अध्यक्ष कौन कौन है, डॉक्टर अम्बेडकर, खैर उनका तो याद में रहेगा, सरदार पटेल का आपको याद में रखना है। ठीक है, इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू का आपको याद में रखना है। इसके अलावा इसमें 1-2 नाम महत्वपूर्ण है, जिनमें से एक नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का और एक है H.C. मुखर्जी का। ऐसे नाम से जो बनी हुई समितियां, वो सब कम से कम ध्यान रखना, क्योंकि जो CGPSC है थोड़े से अंदर चीज़ों को जा करके पूछ रहा है। ठीक बात है, तो चलो अब हम क्या करते हैं, अन्य समितियों पर विचार करते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, अब देखते हैं छोटी समितियां, छोटी या अन्य समितियां, इसकी संख्या कितनी थी, टोटल 13 समितियां जिनको छोटी समितियां कहा गया। ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि इनके काम थोड़े से छोटे थे, या मैं कहना चाहिए कि ऐसे काम थे जो बहुत बारीक थे लेकिन महत्वपूर्ण थे, तो इनको क्या किया गया, छोटी समितियों के अंतर्गत रखा गया। तो इसमें सबसे पहला जो समिति बनाया गया था वो था वित्त एवं कर्मचारी समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति। तो भारत का जो वित्त है वो किसके अंडर में रखा जा सकता है, प्रधानमंत्री के अंडर में रखा जा सकता है। यही सोच करके क्या किया गया, प्रधानमंत्री को यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, तो वित्त एवं कर्मचारी समिति, कौन सी समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति, मतलब यह है कि वित्त पर नियंत्रण प्रधानमंत्री का रहेगा और कर्मचारियों को वेतन आदि देने की व्यवस्था भी वही करेंगे, क्योंकि नवीन प्रकार के कर्मचारियों की नियुक्ति हो रही थी और संविधान सभा के निर्माण में बड़ा खर्चा आ रहा था। आपको मैंने पहले ही बताया कि टोटल 64 लाख रुपए के आसपास का खर्चा इसमें बैठा हुआ था, तो काफ़ी बड़ा खर्चा था। ठीक है, इसलिए ये समिति बहुत छोटी समिति लेकिन महत्वपूर्ण समिति थी। दूसरा इसमें समिति को कहा जाता है प्रत्याय समिति, प्रत्याय समिति, या इसी को हम अंग्रेजी में बोलेंगे ज़्यादा अच्छा है, इसको बोलते हैं क्रेडेंशियल समिति, क्रेडेंशियल समिति। ये क्रेडेंशियल का मतलब क्या होता है, थोड़ा अटपटा लगता है तो सुनो। क्रेडेंशियल का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक देश की अपनी क्या होती है, एक इमेज होती है, एक छवि होती है। उस छवि को बनाए रखने के लिए उस संबंध में क्या किया गया, एक अलग समिति बनाया गया। ठीक है, यहाँ पर से जो समिति बनाई गई थी इसके अध्यक्ष कौन थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर को यहाँ पर क्या बनाया गया था, इसका अध्यक्ष बनाया गया था। कौन सी समिति, क्रेडेंशियल समिति, जो क्या करती थी, भारत के साख पर विचार करती थी, भारत की इमेज पर विचार करती थी, भारत की छवि पर विचार करती थी कि जो भी हम बना रहे हैं, प्रावधान ला रहे हैं, उसका असर भारत के छवि पर ना पड़े, उल्टा ना पड़े, अच्छा ही पड़े। इस पर जो विचार करने के लिए समिति वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी क्रेडेंशियल समिति। इसके बाद जो समिति है उस समिति बड़ा कहा जाता है इसको सदन समिति, है ना। सदन समिति तीसरे नंबर का समिति है, वो है सदन समिति। नाम से ही पता चल रहा है सदन के लिए समिति बनाई गई।
तो भारत में कितने सदन हैं? 2 सदन निर्मित किए गए हैं, इसलिए सदन के संबंध में जो भी बातें होंगी वो कौन सी समिति में होगी? सदन समिति में होगी। कौन थे इसमें? बी पट्टाभी सीतारमैया, बी पट्टाभी सीतारमैया। अब बी पट्टाभी सीतारमैया का नाम कहाँ पर याद आता है? तो यहाँ पर जब क्या हुआ था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इनको पराजित कर दिया था 1939 के समय का जो त्रिपुरी अधिवेशन है वहाँ पर। तो ये आपको याद में आ रहा होगा, पंडित ये महात्मा गांधी के प्रतिनिधि हुआ करते थे। कांग्रेस अध्यक्ष का जब चुनाव हुआ था उसमें पराजित हुए थे, वही है बी पट्टाभी सीतारमैया सदन समिति के अध्यक्ष। ठीक, चौथे नंबर पर हम देखें, इसमें है कार्य संचालन समिति। चौथा नंबर पर कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति। तो ध्यान रखना कार्य संचालन समिति 2 है। एक के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और दूसरे वाले के कौन है? डॉक्टर के.एम. मुंशी को इनको रखा गया था, डॉक्टर के.एम. मुंशी। ठीक है, के.एम. मुंशी एक महत्वपूर्ण नेता है, डॉक्टर के.एम. मुंशी। ठीक है, इनको क्या रखा गया? यहाँ पर कार्य संचालन समिति का जिम्मेदार बनाया गया था। ठीक है, तो ये कार्य संचालन समिति है चौथे नंबर पर। 5वें नंबर पर एक समिति बनाई गई राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, राष्ट्र ध्वज संबंधी, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो देखो, ध्वज संहिता जो बनाई गई थी इसी कमेटी के विचार पर बनाया गया था कि भारत का जो ध्वज है उसके संबंध में कुछ न कुछ नियम कायदे अवश्य होने चाहिए, इसलिए इस समिति को बनाया गया था। बड़ा महत्वपूर्ण समिति था। इसके बाद है संविधान सभाओं के कार्य के लिए इसमें समिति बनी थी, संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति है ना, संविधान सभा के कार्यों के लिए, संविधान सभा के जितने भी कार्य होते हैं उनके लिए समिति बनी गई थी। ठीक है, के लिए समिति। तो इस समिति के कौन थे? ठीक है, संविधान सभा के कार्यों के लिए, मतलब समझ रहे हो, तो संविधान के अंदर, मतलब संविधान सभा जो बन रही है उसके अंदर के जो सदन है ना, या मैं कहूँ कि पूरा का पूरा जितने भी लोग बैठते हैं उनके कार्य सुगमता पूर्वक हो सकें। ठीक है, इसके लिए समिति बनाई गई थी। नाम क्या था? जीवी मावलंकर। अब ये आपको याद में आ रहा होगा। ठीक है, मैंने कल बताया था इसको, मावलंकर। ठीक है, मावलंकर। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जीवी मावलंकर क्या थे? भारत की आज़ादी के बाद जब संसद जो है, संविधान सभा जो है वो तदर्थ संसद के रूप में है ना, एडहॉक पार्लियामेंट के रूप में जब काम करती थी, तो जीवी मावलंकर क्या होते थे? उसके अध्यक्ष होते थे। ठीक बात है। इसलिए क्या किया गया, इसमें संविधान सभा के कार्यों की जिम्मेदारी उनको प्रदान कर दिया गया। ठीक बात है। और बाकी टाइम में जब संविधान सभा चलती थी तब कौन होते? राष्ट्रपति जो बन गए, बाद में बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो उस संविधान सभा के अध्यक्ष होते हैं। और बाद के टाइम में कौन काम करते? जीवी मावलंकर। ठीक है, इसके बाद अगली कमेटी को देखो, सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति, सर्वोच्च न्यायालय के लिए, सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति। तदर्थ समिति कहने का मतलब एडहॉक कमेटी है, तदर्थ समिति है। तो न्यायालयी व्यवस्था में कभी भी ध्यान रखना, किसी न्यायाधीश को लिया जाएगा, न्याय के जानकार को लिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें से एक नाम है वी वर्धाचारी का, वी वर्धाचारी। ये जो वी वर्धाचारी हैं ये कौन थे? ये कानून के बहुत बड़े जानकार थे और जस्टिस भी रहे हुए थे, इसलिए वी वर्धाचारी को बनाया गया। और ध्यान रखना, ये जो वी वर्धाचारी हैं ये सभा के सदस्य नहीं थे। समझ रहे हो बात को? मतलब ये है कि संविधान सभा के ये सदस्य नहीं हुआ करते थे, उसके बावजूद भी इनको क्या किया गया? समिति का अध्यक्ष बनाया गया। क्योंकि किस तरह का काम है? सर्वोच्च न्यायालय। हमारे यहाँ का सर्वोच्च न्यायालय बहुत महत्वपूर्ण होगा, या किसी भी लोकतांत्रिक परंपरा में सर्वोच्च न्यायालय का स्थान बहुत ऊंचा होता है, इसलिए महत्वपूर्ण व्यक्ति को ही चुना जाता है। ठीक, ध्यान में रखना इसको। इसके बाद एक और कमेटी है, इसको बोलते हैं मुख्य आयुक्तों के प्रांतों की समिति, है ना, मुख्य आयुक्तों की प्रांतों की समिति, मुख्य आयुक्तों के प्रांतों की समिति, आयुक्तों के प्रांतों की समिति। जनरली ये प्रांतों की जो समिति है वो कैसी है? मुख्य प्रांतीय समिति के अंडर में काम करती थी। हमने देखा प्रांतीय समिति सरदार पटेल, उसके अधीन आने वाले जो छोटे छोटे प्रांत होते थे, या कहें कि हमारे यहाँ के जो 7-8 प्रांत थे, उन्हीं के क्या थे? प्रमुख आयुक्तों के संबंध में समिति बनाई गई थी, जो आगे चल करके प्रशासनिक वर्ग को संभालते हैं, इसलिए समिति थी। महत्वपूर्ण नहीं है ना, लेकिन इसमें क्या होंगे? इसके अध्यक्ष को होंगे वही हम लोग जो पढ़े हैं अभी अभी, है ना। यहाँ पर कौन सा पढ़े हम लोगों ने? वी राघवाचारी, वी राघवाचारी बोलता हूँ, बी पट्टाभी सीतारमैया, वही क्या होंगे? इसके अध्यक्ष होंगे। ठीक, आगे देखते हैं इसमें संघीय सरकार का वित्तीय प्रावधान। ठीक है, 9वां नंबर पर था संघीय सरकार का वित्तीय प्रावधान,
संघीय सरकार का वित्तीय प्रावधान। तो वित्तीय प्रावधान को देखने की जिम्मेदारी किसकी थी? फिर से वही वाला नाम आ जाएगा इसमें। तो यहाँ पर नाम है वीर राघवाचारी का। ठीक है, वित्तीय संविधान को देखने का नहीं इनमें सॉरी इसमें संजीव रंजन सरकार आएंगे ना, इसमें कहाँ आएंगे? ठीक है, यहाँ पर संजीव रंजन सरकार, ठीक उल्टा कर रहा हूँ, संजीव रंजन सरकार ये है। जबकि यहाँ पर वर्गाचारी जो है, फिर से एक और कमेटी में आते हैं वर्गाचारी, उन नागरिकों पर तदर्थ समिति। ठीक है, नागरिकों पर जो तदर्थ समिति है उसमें आते हैं। तो नागरिकों के संबंध में जो बनाई गई तदर्थ है ना, नागरिकों के संदर्भ में, ठीक है, बनाई गई जो तदर्थ कमेटी है, तदर्थ कमेटी, इसको क्या नाम दिया गया? ये वीर राघवाचारी, यही देखते थे इसको भी। तो टोटल 10 कमेटियां हमने विचार करी। इसके अलावा 3 और कमेटियां हैं जिसके मैं केवल नाम लूँगा, बड़े महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, इसमें से एक कमेटी है भाषाई प्रांत आयोग, भाषाई प्रांत आयोग, इसको भी ले लेते हैं यार, पूछने का डर है इसको। भाषाई प्रांत आयोग, भाषाई प्रांत आयोग ये बनाया गया। तो इसके एस के धर थे। ठीक है, एस के धर कमेटी है ना, ये कई बार एग्जाम में पूछता है, एसएससी वगैरह में तुमको देखने को मिलेगा। एस के धर जो है इसके अध्यक्ष थे। किस संबंध में? भाषाई प्रांत को लेकर के, प्रांतों में जो भाषा है उसको लेकर के ये एक कमेटी थी। इसके बाद एक कमेटी है उसको कहते हैं प्रारूप संविधान जांच समिति। ठीक, ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है, तो ले लेते हैं प्रारूप जांच संविधान समिति। मतलब ये है कि जब एक बार संविधान का प्रारूप बन जाएगा तो उसके जांच करने की जिम्मेदारी फिर से किसको दी जाएगी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि प्रधानमंत्री थे, इसलिए ये जिम्मेदारी उन्हीं को प्रदान की गई। ठीक है, एक लास्ट और कमेटी है तो देख ले, प्रेस दीर्घा समिति है ना। प्रेस दीर्घा समिति में उषानाथ सेन थे। यहाँ पर मैं छोटा मोटा जगह देख कर लिख दे रहा हूँ, प्रेस दीर्घा समिति। प्रेस दीर्घा समिति ये क्या है? प्रेस दीर्घा, तो देखो संसद के अंदर क्या होता है, एक प्रेस दीर्घा बनाई गई होती है जहाँ से लोग वीडियो शूटिंग करते हैं। ज़्यादातर जो दूरदर्शन और दूरदर्शन के जो सहायक चैनल है उनको रखा जाता है इसमें। प्रेस दीर्घा समिति, इसमें कौन थे? तो इसमें उषानाथ सेन थी, उषानाथ सेन, इनको यहाँ पर बनाया गया था। तो ये महत्वपूर्ण समितियाँ हुई है ना। इनमें कुछ समितियाँ जो है महत्वपूर्ण समितियाँ, उसको आप ध्यान में रखना, जैसे जीवी मावलंकर की समिति ध्यान में रखना, यहाँ पर से वी राघवाचारी जो इसके सदस्य नहीं थे इनका ध्यान में रखना, और पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी ध्यान में रखा जा सकता है। इसके अलावा एस के धर कमेटी भी थोड़ी समझने वाली है, मतलब याद रखने वाली है। तो इतनी कमेटी को आप ध्यान रखना तो आपका काम चल जाएगा। जब भी आप एग्जाम देने वाले रहोगे कम से कम एक रीडिंग मान लेना, क्योंकि प्रीलिम्स की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण नहीं लगता, लेकिन व्यापम वगैरह के लिए लगता है कि यार कहीं उठा ना ले। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो ये था तुम्हारा छोटी समिति वाला, अन्य समिति वाला पार्ट। ठीक है दोस्तों, अब हम संविधान के प्रारूप समिति पर विचार करते हैं। तो जो प्रारूप समिति है सबसे महत्वपूर्ण समिति है। आप जानते हैं प्रारूप समिति का जो गठन था वो कब किया गया था? वो कब किया गया था? 29 अगस्त को। ठीक है, 29 अगस्त, ये डेट आप याद में रखना। गठन किया गया था 29 अगस्त को 1947 को ये गठन किया गया था 1947 को। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपको याद ही होंगे, लेकिन अध्यक्ष में जाने से पहले हम क्या करते हैं, इसका उद्देश्य देखें। उद्देश्य क्या था? तो प्रारूप तैयार करना। ठीक है, कि भारतीय संविधान का प्रारूप कैसा हो, किन किन अध्यायों के अंदर कौन कौन से अनुच्छेदों को आना चाहिए, इसका वर्गीकरण और उसका निर्धारण करने का जो कार्य था किसका था? प्रारूप समिति का था। इसमें कुल सदस्य कितने थे? ठीक है, तो कुल सदस्य हम अध्यक्ष को मिला दें तो यहाँ पर 7 सदस्य थे, ध्यान में इसको रखना। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? हमको ये भी याद है, अध्यक्ष याद होगा डॉक्टर अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा सदस्य आपको याद में रखना है, इंपॉर्टेंट सदस्य। तो ये तो एक होगा डॉक्टर अम्बेडकर। इसके बाद पहला आपको याद रखना है यहाँ पर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर। अभी हमने देखा था इस नाम को, अल्लादी कृष्णा स्वामी से अय्यर बहुत प्रसिद्ध विद्वान रहे अपने टाइम के। दूसरे नंबर पर आता है इसमें एन गोपाला स्वामी अयंगार। दूसरे नंबर पर है एन गोपाला स्वामी अयंगार, एन गोपाला स्वामी अयंगार। ये अय्यर है और ये अयंगार है, थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, एल गोपाला स्वामी अयंगार। इसके बाद फिर आ जाता है डॉक्टर के एम मुंशी, एक महत्वपूर्ण नाम है डॉक्टर के एम मुंशी। ठीक है, के एम मुंशी। ठीक है, ये इनका प्रसिद्ध बड़ा कथन है ना कि संविधान को उन्होंने जन्म कुंडली कहा था। ठीक है, तो के एम मुंशी। इसके बाद है सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, सादुल्ला, ये इसमें चौथे नंबर पर आ गए। 5वें नंबर पर और 6वें नंबर पर दो ऐसे व्यक्ति हैं
जो पुनर्नियुक्त हो, मतलब कहना चाहिए कि किसी अन्य स्थान पर स्थानापन्न इनकी नियुक्ति थी। तो देखो हुआ क्या था, एक नाम है यहाँ पर एन माधव राव का, ठीक है, एन माधव राव। तो एन माधव राव जो आए थे वो दूसरे व्यक्ति की जगह पर आए। देखो स्वास्थ्य कारणों से क्या हुआ था, यहाँ एक और व्यक्ति थे, इनका नाम है वी एल मित्र, है ना, वी एल मित्र। तो वी एल मित्र का निधन स्वास्थ्य कारण से हो गया था, इसलिए एन माधव राव को इनकी जगह पर लाया गया। एक लास्ट सदस्य कौन थे, तो टी कृष्णामाचारी, ये भी बड़ा प्रसिद्ध नाम है, टी कृष्णामाचारी। टी कृष्णामाचारी जो हैं इनको लाया गया। तो टी कृष्णामाचारी में एक और सदस्य इनकी मृत्यु हो गई, इनका नाम क्या था इनका नाम था डी.पी. खेतान, ठीक है, डी.पी. खेतान। इनकी मृत्यु के बाद क्या किया गया था, यहाँ पर लाया गया था टी कृष्णामाचारी को। तो ये था क्या, संविधान सभा की प्रारूप समिति बहुत महत्वपूर्ण समिति है, तो इस पर थोड़ा कुछ बातें हैं, हम इस पर विचार कर लें। तो देखो कितना समय दिया गया था प्रारूप बनाने के लिए इस समिति को, तो 6 माह का समय दिया गया था, 6 माह से भी लेकिन कम समय में लोगों ने इसको पूरा कर लिया। इसके अलावा इसमें बैठकों की जो टोटल संख्या थी 141 थी, 141 इसमें टोटल बैठकें हुई थी। इसके अलावा जब बैठक हुई उसके बाद क्या किया गया, इसका प्रकाशन किया गया था, ठीक है। तो इसका प्रकाशन कब किया गया था, तो फरवरी में किया गया था, फरवरी 1948 में जब ये प्रारूप बन गया तो उसके बाद इसका प्रकाशन कर दिया गया। और प्रकाशन करने के बाद जनता से इसके संबंध में शिकायतें है ना, इसके अलावा इसका निरीक्षण, ठीक है, और यहाँ पर आलोचना, ये 3 चीज़ें इस संबंध में मंगाई गई थी ताकि क्या किया जा सके, भारतीय संविधान को और अधिक आलोचनात्मक दृष्टि से उपयोगी बनाया जा सके, या शिकायतें अगर कोई हो, निरीक्षण के संबंध में कोई नई बात आती हो तो इन संबंध में विचार किया जा सके। इसलिए क्या किया गया, प्रारूप समिति को बनाया गया और प्रारूप समिति के जो बने हुए डॉक्यूमेंट्स है उसको प्रकाशित किया गया, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा प्रारूप समिति, आप ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट नाम आपको इसके ध्यान में रखना है। और जो मृत्यु हो गई थी जिन सदस्यों की, अगर उनके नाम नहीं याद रखोगे चल जाएगा, लेकिन इसमें जो समिति में लंबे समय तक या कहें पूरे कार्यकाल के दौरान ही यहाँ पर रहे, जैसे एन माधव राव, टी कृष्णामाचारी, इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये था प्रारूप समिति वाला टॉपिक, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं कि संविधान को कैसे प्रभाव में लाया गया, तो हम इस टॉपिक पर देखते हैं संविधान का प्रभाव में आना। तो देखो इसको संविधान में प्रभाव में जब आया, वो कब से आया, तो 4 नवंबर से ये प्रक्रिया शुरू हुई, और 4 नवंबर से प्रक्रिया शुरू हो करके, यानी 4 नवंबर 1949 का डेट है, 4 नवंबर 1948 का, सॉरी 4 नवंबर 1948 का जो डेट है, इसको लेकर के करीब 5 दिन तक के, करीब 9 नवंबर तक के, ठीक है, 9 नवंबर 1948 तक के डॉक्टर अंबेडकर क्या करते रहे, इसको 5 दिन तक के डॉक्टर अंबेडकर ने क्या करा, इसको पढ़ करके सुनाया, लगातार पढ़ करके सुनाया, ताकि अधिक से अधिक जो मिस्टेक है उनको पकड़ा जा सके। इसलिए उन्होंने ये काम किया। 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर तक लगातार 5 दिन तक ये प्रक्रिया चलती रही और संविधान सभा के सदस्य इसको सुनते रहे, ठीक है। तो ये काम था। इसके बाद फिर क्या हुआ, 15 नवंबर से एक दूसरी प्रक्रिया शुरू हो गई। 15 नवंबर 1948 से ये शुरू हुआ और ये गया कहाँ तक के, तो ये गया हुआ था 15 नवंबर के बाद सीधे इसका जो डेट है वो 17 नवंबर तक आता है, लेकिन ये 1939 तक का है, ठीक है। अब इतनी लंबी प्रक्रिया में क्या हुआ, संविधान के प्रत्येक खंड पर क्या किया गया, खंडवार चर्चा की गई। प्रत्येक खंड पर चर्चा कर रहे थे, एक तरह से खंड बाई खंड ये चर्चा करते गए। और इतना खंड पर चर्चा करने के बाद क्या हुआ, 7,663 प्रकार के क्या हुए, संशोधन आए कि इन पर इन चीज़ों की संशोधन किया जाना चाहिए 7,663 बार। लेकिन हुआ क्या, 2,473 पर क्या किया गया था, विचार किया गया और बाकी संशोधनों को छोड़ दिया गया था, क्योंकि संविधान निर्माण की प्रक्रिया और ज़्यादा लंबी हो जाती। दूसरी बात है कि कुछ ऐसे संशोधन लाए गए थे जो बिल्कुल ही कहना चाहिए कि किसी समुदाय विशेष से प्रभावित होकर के, या कहना चाहिए कि किसी ऐसे आउटर क्षेत्र से, कहें कि बाह्य क्षेत्र से यहाँ पर लाए गए थे, इन पर विचार करना आवश्यक नहीं था। इसलिए क्या कर दिया गया, उसमें गिलोटिन जैसी प्रक्रिया अपनाई गई, उसको क्या कर दिया, बाकी संशोधनों को यहाँ पर छोड़ दिया गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, अंततः डॉक्टर अंबेडकर ने एक प्रस्ताव पेश किया। ये महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, डॉक्टर अंबेडकर का प्रस्ताव। इस प्रस्ताव को क्या कहा जाता है, इस प्रस्ताव का नाम है द कॉन्स्टिट्यूशनल एज, है ना, द कॉन्स्टिट्यूशनल एज, है ना, सेटल्ड बाय
सेटल्ड बाय असेंबली, ये प्रस्ताव का नाम था द कॉन्स्टिट्यूशनल एज सेटल्ड बाय असेंबली। ये प्रस्ताव पारित करवाया गया और पारित होने का डेट हम सबको याद होता है ना। इसका जो डेट है वो है 26 नवंबर 1949 को ये पारित हुआ भारतीय संविधान में, ठीक है। जिसमें क्या हुआ, टोटल जो सदस्य थे संविधान सभा के उसकी सदस्य संख्या 299 थी, जिसमें से 284 सदस्यों ने क्या किया, इसमें भागीदारी की और साइन किया। इसका मतलब ये है कि 284 के अलावा जितने बाकी जो बचे सदस्य थे उस दिन अनुपस्थित थे, नहीं आए थे। इसलिए क्या हुआ, 284 सदस्यों ने इस पर अपने साइन किए और साइन करने के बाद भारतीय संविधान अस्तित्व में आया, है ना। और भारतीय संविधान को कैसे अस्तित्व में लाया गया, तो 395 टोटल क्या थे इसमें अनुच्छेद थे और अनुसूचियों की संख्या क्या थी, 8 अनुसूचियां इसमें थी। ये इसका स्वरूप था और भारतीय संविधान पारित हो गया, ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर को उनकी जो तर्कपूर्ण भूमिका है और प्रभावशील दलील है उसके कारण उनको क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान का पिता कहते हैं। इसके अलावा उन्हें कहा जाता है आधुनिक मनु, ठीक है। तो इतनी बातें एम लक्ष्मीकांत की बुक में बहुत अच्छे से बताई हुई है, इसको आप ध्यान में रखना क्योंकि बहुत फैक्चुअल तरीके की चीज़ें भी इसमें कई बार अभी रिपीट किया हुआ है। पहले तो इतना नहीं था, जैसे 4th एडिशन आप पढ़ करके देखोगे तो इतना फैक्चुअल चीज़ें वो नहीं डालते थे, लेकिन अभी काफ़ी चीज़ें डाली हुई हैं। तो सारी चीज़ों पर मैंने प्रारूप समिति पर भी डिटेल से चर्चा कर दी है, आपको ये उपयोगी लगेगी, ठीक है दोस्तों। अब हम संविधान के प्रवर्तन पर चर्चा करते हैं। प्रवर्तन का मतलब होता है संविधान का लागू होना। अभी हमने देखा कि 26 नवंबर 1949 को सभी 284 सदस्यों ने यहाँ पर साइन कर दिया और उसके बाद भारतीय संविधान अस्तित्व में आ चुका था, किंतु उसे लागू नहीं किया गया था। लागू करने से पहले जो 26 नवंबर का डेट है उस दिन क्या हुआ था, आंशिक रूप से संविधान लागू हुआ था। क्या क्या बातें इसमें लागू हुई थी इसको हम देखें तो इसमें एक लागू कर दिया था नागरिकता, ठीक है। नागरिकता अधिनियम को यहाँ पर लागू कर दिया गया था, जो भी प्रावधान थे उसको लागू कर दिया गया। इसके अलावा नागरिकता के अलावा दूसरी व्यवस्था यानी कि जो चुनाव की व्यवस्था है इसको भी लागू कर दिया गया, तभी तो चुनाव हो पाएंगे और नए तरह के लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य आ पाएंगे, है ना। तीसरा यहाँ पर क्या कर दिया गया, तो तीसरा यहाँ पर तदर्थ जो संसद है, जो बनाई गई संसद है उस सिस्टम को भी लागू कर दिया गया कि अभी तक जब तक संविधान सभा चलेगी तब तक सदर्थ संसद की व्यवस्था यहाँ पर हम जारी रख पाएंगे। और इसके अलावा कुछ और प्रावधान थे जिसको कहा गया अस्थायी व परिवर्तनशील। अस्थायी व परिवर्तनशील जो प्रावधान थे इनको भी क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। ये 4 प्रकार के यहाँ पर क्या लागू किए गए, जो संविधान की व्यवस्था थी उसमें से आंशिक रूप में इसको लागू कर दिया गया। इसके अलावा भी कुछ अनुच्छेद है तो उस पर भी मैं चर्चा कर लेता हूँ। 5, 6, 7, 8, 9 अनुच्छेद नंबर कहाँ तक का, 5, 6, 7, 8 और 9 ये इसको लागू कर दिया गया। इसके अलावा भी कुछ अनुच्छेद है महत्वपूर्ण, इसको देख लेते हैं। 567 इसको लागू कर दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर 349 भी था, इसमें 349। इसके अलावा 300 यहाँ पर 80 है, 380 और 88 है, 388 है, ठीक है। इसके अलावा 3 और है, 391, 92 और 93, 391, 392 और 393 इनको लागू कर दिया गया भारतीय संविधान में, ठीक है। इसके अलावा हमको जो ध्यान में रखनी है महत्वपूर्ण बात वो क्या है, शेष जो प्रावधान है वो कब लागू होंगे, तो इसका शेष डेट हमको पता ही है। शेष जो लागू होगा वो कब होगा, 26 जनवरी 1950 को ये भारतीय संविधान में लागू हुआ। अब इस दिन का ऐतिहासिक महत्व है, हम सबको पता है। इस दिन क्या हुआ था, लाहौर में यानी लाहौर अधिवेशन जब कांग्रेस का हुआ था वहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित करवाने के बाद, हालांकि वो बाद में पारित हुआ था, लेकिन यहीं पर क्या होता है, ऐतिहासिक घोषणा हुई थी कि भारतीय आप क्या करेंगे, स्वाधीनता दिवस मनाना शुरू करेंगे। उसी दिवस के उपलक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस दिन को यादगार बनाए रखने के लिए 26 जनवरी 1950 के दिन को निर्धारित किया गया कि भारतीय संविधान इस दिन से ये लागू हो जाएगा, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात थी, ये यहाँ तक हमने देखा। इसके बाद हम एक देखने वाले हैं कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति, इस पर हम देखने वाले हैं थोड़ा सा। इस पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इस पे एम लक्ष्मीकांत सर ने इसको दिया हुआ है ना, कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति। तो इस पर थोड़ा हम चर्चा कर लें। कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति, कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति ये क्या थी, इस पर थोड़ा मैं आ जाऊँ। तो देखो होता क्या था कि संविधान सभा की जो बनी समितियाँ वो अलग है ना, उसी तरीके से जो भारत के
प्रमुख पार्टी थी इस तत्कालीन पार्टी यानी कि INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अपनी एक समिति बनाई गई थी ताकि संविधान को और प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? कांग्रेस पार्टी की विशेषज्ञ समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, पंडित नेहरू को इसमें अध्यक्ष बनाया गया था। इसके अलावा जो टोटल सदस्यों की संख्या थी इनको मिला करके वो थे 8 सदस्य। ठीक है, तो 8 सदस्य विशेषज्ञ समिति में रखे गए थे। क्या क्या नाम है इसको हम जरा से देख लें, है ना। आसफ अली थे, इसमें KM मुंशी थे, N गोपालास्वामी अयंगर थे, KT सेठ थे, DR गाडगिल थे, हुमायूं कबीर थे और K संतानम था। इसके अलावा इसमें सभापति कौन थे? तो सभापति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसलिए कृष्णा जो कृपलानी है, कृष्णा कृपलानी, वो भी उप समितियों में संबंधित थे। तो उन समितियों को भी क्या कर लिया गया? इस समिति के अंदर विशेषज्ञ समिति में शामिल कर लिया गया। इस संबंध में ग्रेनविल ऑस्टिन का कथन बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ग्रेनविल ऑस्टिन का कहना था कि जो कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति है उसके बहुत बड़े योगदान के कारण वर्तमान संविधान इतना सफल बन पाया है। इस समिति के कारण वर्तमान संविधान इतना अधिक सफल बन पाया, ऐसा उन्होंने एक बड़े संविधानविद हैं ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा हुआ है। ठीक है, तो बड़ा महत्वपूर्ण ये समिति नहीं है, बस ये समझना। इस संविधान सभा को पीछे से और सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक और विशेषज्ञ समिति निर्मित कर रखी थी ताकि इस समिति का लाभ किसको मिले? भारत की संविधान सभा को मिले। तो ये महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, इसके अलावा मैं इस पे आ जाता हूँ, कुछ और बातें हैं। ठीक है, इसमें संविधान सभा की आलोचना, संविधान सभा की आलोचना को देखना क्या क्या कहा जाता है। पहला है कि इसको प्रतिनिधि निकाय है। ठीक है, मैं आलोचना पे आ रहा हूँ। ठीक है, संविधान सभा की आलोचना, तो इसको कहा जाता है प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। ठीक है, प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। ऐसा क्यों कहा जाता है? तो हमने देखा है कि प्रति 10 लाख की संख्या पर एक व्यक्ति चुना जाता था जो सीमित मताधिकार के आधार पर चुना जाता था। यहाँ पर वयस्क मताधिकार लागू नहीं था, इसलिए इसको कहा कि प्रतिनिधि निकाय नहीं थी संविधान सभा। ठीक बात है, ध्यान में रहेगा। दूसरा इसमें आलोचना की जाती है कि यहाँ पर संप्रभुता का अभाव था। संप्रभुता का अभाव था। तो संप्रभुता का अभाव इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि होता क्या, अंग्रेजों की सरपरस्ती में ऐसा चल रहा था। लेकिन इसको पूरी तरीके से बोलना ठीक नहीं होगा क्योंकि होता क्या था कि अलग अलग बैठकें सबकी आयोजित होती थी और सब अपने मन से निर्णय लेते थे। अंग्रेजों का दबाव यहाँ पर पूर्णता नहीं था, इसलिए संप्रभुता मानना ज़्यादा ठीक है। आंशिक स्तर पर केवल कहना चाहिए क्योंकि अंग्रेजों का प्रभाव कुछ समय तक रहा था इसके ऊपर 46 के समय में, तो 47 में तो छोड़कर के चले गए थे। तो इसलिए संप्रभुता का अभाव बहुत आंशिक बात है, ये आलोचना स्वीकारात्मक नहीं लगती है। इसके अलावा यहाँ पर है समय की बर्बादी, एक आलोचना की जाती है कि समय की बर्बादी है। तो यहाँ पर हमको याद होगा कि कितना समय लगा था संविधान को बनने में, तो याद होगा 2 साल 11 माह और 18 दिन लगा था। इतना लंबा समय क्यों लग गया? समय की बर्बादी है, ऐसा ये कहते हैं। और लिखित संविधान तो इसलिए और समय लगा, लेकिन ये स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए मेरे विचार में। ठीक है, इसके अलावा कांग्रेस का प्रभुत्व, ये एक स्वीकारात्मक बात है। कांग्रेस का प्रभुत्व था, ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो उस टाइम पे हमने देखा हुआ तो कांग्रेस पार्टी के कितने सदस्य थे? 208 सदस्य संविधान सभा में गए थे। तो इसलिए क्या कह सकते हैं, इस संबंध में कहना बिल्कुल ठीक होगा कि कांग्रेस का प्रभुत्व हाँ संविधान सभा में था, किंतु कांग्रेस पार्टी को पूरा संप्रभुता का लाभ अपने उठाया होता इन लोगों ने, तो बहुत सारे सदस्यों को ला ही नहीं जा सकता था या उनकी बातों को दबाया जा सकता था। कोशिश भी की गई थी, है ना, कोशिश भी की गई, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर, है ना, उनके आरक्षण संबंधी बात को दबाने की बात कही गई थी, है ना, जिसमें से बड़ी पार्टियों का प्रभाव ज़्यादा उसमें था। ठीक है, तो ये बात मानी जा सकती है, कांग्रेस के यहाँ पर प्रभुत्व था। इसके अलावा देखिए इसमें से तो वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व था। ठीक है, किसका किसका? वकीलों का और राजनीतियों का। ठीक है, राजनीतिज्ञों का। अब ये बात थोड़ी अटपटी लगती है क्योंकि देखो उस टाइम पे जो वकीली करता था वो राजनीति में आएगा ये माना जाता था, और अधिकतर जो राजनेता थे भारतीय संविधान के वो वकील जरूर हुआ करते थे, तो ऐसा इसमें बोला जा सकता है। लेकिन फिर भी कहना होगा कि कलाकारों की, महिलाओं की भी यहाँ पर बड़ी भूमिका थी, तो केवल वकील और राजनीतिज्ञों की भूमिका पूर्णतः बोलना चाहिए सही नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर हिंदुओं का प्रभुत्व, ये बात कही गई थी 6वें नंबर पर, हिंदुओं का प्रभुत्व। ठीक है, ये हिंदुओं की संख्या यहाँ पर ज़्यादा थी, हिंदुओं का प्रभुत्व। लेकिन यहाँ पर ध्यान से भारतीय संविधान को जो पढ़ेगा उसको बात समझ में आएगी कि हिंदुओं को सपोर्ट करने वाला या किसी अन्य संप्रदाय को सपोर्ट करने वाला संविधान भारतीय संविधान निर्माताओं ने बनाया ही नहीं है। समझ रहे हो बात को? कभी बनाया ही नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान उठा करके देखोगे तो कहीं से प्रतीत नहीं होता है कि यहाँ पर हिंदुओं द्वारा बनाया गया संविधान है, हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम ही नहीं था। तो ये सब आलोचनाएं की जाती हैं,
भारतीय संविधान सभा की, और किसकी बुक में, एम लक्ष्मीकांत सर की बुक में, इसलिए मैंने पढ़ के ये सुनाया। ठीक है, तो आप इसका ध्यान में रखना चाहो नहीं रखना चाहो आपकी मर्जी है, लेकिन इसमें दिया हुआ है तो मैंने इसको पढ़ दिया। हालांकि IAS लेवल का लगता है देख करके, लेकिन फिर भी आपको एक समझ होनी चाहिए ताकि आप कुछ बोल पाओ इसके बारे में। आगे देखिए कुछ आवश्यक तथ्य इसमें है ना जो उठाया हुआ है एम लक्ष्मीकांत सर ने, कुछ मैं पढ़ दूँ इसमें से भारतीय संविधान द्वारा हाथी को प्रतीक मुहर के रूप में स्वीकार किया गया था। इसके हाथी आपने देखा होगा, अच्छा ये आप नेट पे चेक करिएगा। ठीक है, एक हाथी प्रतीक बनाया हुआ है ऐसे, और एक हाथी का ऐसे सूंड बनाया हुआ है। जो ये प्रतीक है वो किसका है, संविधान सभा का हमारे यहाँ प्रतीक था, उसको अपनाया गया। इसके अलावा क्या था इसमें, सर BN राव, तो ये हम जानते हैं BN राव कौन थे, कानूनी सलाहकार थे, जो संविधान सभा के कानूनी सलाह का काम करते थे। इसके अलावा यहाँ पर HV अयंगार का नाम आता है, जो सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। इसके अलावा घनश्याम, इसमें से एक नाम है LN मुखर्जी। LN मुखर्जी को चीफ ड्राफ्टमैन के रूप में जाना जाता है, मुख्य प्रारूपाकार कहा जाता है इनको। इसके अलावा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये बड़ा महत्वपूर्ण नाम है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये जो थे इनको कैलीग्राफी है ना, कैलीग्राफी या सुलेखन जिसको कहा जाता है, बड़े सुंदर शब्दों में जो हिंदी में और अंग्रेजी में उन्होंने लिखा हुआ था भारत के संविधान को, ये वही थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अब क्या करना, जो एक वीडियो सीरीज बनी है भारत का संविधान, वो आप जा करके देखना। तो भारत का संविधान देखोगे तो मूल संविधान जो बना हुआ था पहली कॉपी, यानी लगभग 1000 कॉपी बनाई गई थी संविधान सभा के सदस्यों के लिए और अन्य लोगों को बांटने के लिए। तो इसके बाद हम चर्चा करते हैं प्रेम, इसके अलावा एक नाम और है नंदलाल बोस। तो नंदलाल बोस क्या थे, शांति निकेतन के एक व्यक्ति थे जिनका काम क्या था, मूल संविधान का सौंदर्यीकरण करना। तो इसमें महात्मा बुद्ध की फोटो, महावीर, तो 58वां संविधान संशोधन में हिंदी का जो प्राधिकृत पाठ है वो आया हुआ था। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है अनुच्छेद 394 क को इसमें जोड़ा गया था, जहाँ पर हिंदी के प्राधिकृत पाठ को स्वीकार किया गया था। ठीक है, इसके अलावा हमारे छत्तीसगढ़ में एक नाम आपको याद रखना है, घनश्याम सिंह गुप्त, जो हिंदी प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी हुआ करते थे। तो इतनी बातें हमने यहाँ पर चर्चा कर ली है पूरे भारतीय संविधान के संबंध में। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आएगी। लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और उन सभी लोगों को पहुंचाएं जिन तक ये पहुंच संभव नहीं है। और मेंस का टेस्ट, मेंस का चूंकि क्या आ गया है, यहाँ पर रिजल्ट आ गया है, प्री का रिजल्ट आ गया है, और मेंस का यहाँ पर जो भी कोचिंग करना चाहते हैं मुझसे संपर्क करिएगा। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।